डियर स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेशन है आज। नेस्ट के टेस्ट में जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, मजीद कुछ क्वेश्चन रिपोर्ट हुए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। उनमें जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं फिर से डिस्कस करने लगा हूँ। क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद आप सब जानते हैं, एक तो मैं आपको ट्रिक्स बता सकूँ और दूसरा उसमें यह है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा हो सके। बाज़ औक़ात क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला। ये मैट्रिक्स में से क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स है 2/2 का, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का। जो बात उसने आपसे यहां पर गिवन है वो ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1/2, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में एक अप्रोच आपकी ये बनेगी कि आप पहले ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें दोनों को, और उसके बाद डिटर्मिनेंट लेके 1/2 के इक्वल कर लें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग कैलकुलेशन है। एक ट्रिक बता रहा हूं कि याद रखें, जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाए मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का, तो आप इस प्रॉपर्टी को लिख लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज एक्चुअली इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इससे आपको ये बात समझ आती है स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट को आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। इससे अब आपको क्या एडवांटेज होगा, इससे अब आपको ये एडवांटेज होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर में आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ cos x माइनस sin x। तो बताने चाह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है डायरेक्टली आप लिखें इसको cos x माइनस sin x, जो आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट कर लें, यहां से कैलकुलेट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस sin x। अब माइनस cos x माइनस sin x में से आप एक काम कर लें कि आप नेगेटिव कॉमन कर लें। जब आप नेगेटिव कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा cos x और प्लस sin x, ठीक है जी। और वो जो नेगेटिव हमने कॉमन किया उसको आप यहां पर लिख लें। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये सारा किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। आप इसको 1/2 के इक्वल रख लें। यहां से आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन ऐसे बनी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x और माइनस बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x। और ये जो माइनस आप यहां पर देख रहे हैं, इस माइनस को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा माइनस 1/2। अगली बात ये कि आप सबको याद है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, जो कि इक्वल किसकी होती है स्टूडेंट्स, cos 2x की इक्वल होती है, डबल एंगल फॉर्मूला माइनस 1/2 के इक्वल। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आप इसको यूं करेंगे कि 2x इज इक्वल टू cos को उठा के यहां शिफ्ट कर लें, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। अब यहां पर आपने गलती नहीं करनी, आप सबको पता होना चाहिए cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल किसके होता है, 120 डिग्री के। आपको पता हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था x की वैल्यू यहां से निकलेगी 60 डिग्री। ऑप्शंस पर आ जाएंगे तो 60 का मतलब क्या होता है, π/3, तो बीटा इसका आंसर बनेगा। सो यू हैव टू डू लिटिल कैलकुलेशन द क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको इस प्रॉपर्टी को याद रखें। ये प्रॉपर्टी डिफरेंट क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को हमने ओपन किया, दोनों को सॉल्व करके फिर आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि पीरियड का जो क्वेश्चन है ये जरूर टेस्ट में आ जाता है, और अभी भी बहुत दफा टेस्ट में आ रहा है, पीरियड ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका ट्रिक आपको हमेशा समझाता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो ये है कि सबसे पहले आप देखें यहां पर फंक्शन कौन सा है, कॉट। कॉट का नॉर्मल पीरियड आप सबको पता है वो क्या होता है, पाई। फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि आप देखें कि यहां पर जो x लिखा हुआ है, ये x किसी नंबर के ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड। इस क्वेश्चन में जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा है उस नंबर को यहां पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर x यहां पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो नॉर्मल पीरियड को उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर आता है। इस ट्रिक को यूज करके 8π आपका आंसर, ऑप्शंस में आप जाएंगे तो अल्फा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, हाँ जी, इसकी तरफ अब आपने देखना है कि इसमें ये जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है, बेसिकली ये असल में क्या है, सारा का सारा शेडेड रीजन है, और इसका आपने क्या करना है जी, एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ रही है कि यहां पर ये जो आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी दोनों साइड्स किसकी इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के, मतलब ये स्क्वायर बन गया। तो मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे पहले तो अगर आप
इस स्क्वायर के एरिया को लिखेंगे तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको एरिया 1 कह दूं जो कि स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं साइड का स्क्वायर करते हैं, साइड यहां पर 1 दी तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ये जो मैंने एरिया निकाला है ये आपका इस पूरी फिगर, इस पूरे स्क्वायर का एरिया है। लेकिन आपने कौन सा निकालना है, शेडेड एरिया, जो कि आपको येलो यहां पर नजर आ रहा है। वो तब निकलेगा जब आप किसी भी सर्कल का एरिया निकालें, सर्कल का एरिया निकालें और सर्कल के एरिया, एक एरिया निकालें सर्कल का, फिर 4 बन जाते हैं। ये चारों सर्कल जो आपको नजर आ रहे हैं आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। किसी एक सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का निकल आएगा, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, अब सर्कल का एरिया आप कैसे निकालेंगे, आपको नजर आ रहा है कि ये सारी लेंथ कितनी 1, तो ये सारी लेंथ भी स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर ये इसकी इक्वल 1 आ रही है तो फिर चूंकि आप किसी एक सर्कल को डिस्कस करें तो सर्कल का डायमीटर स्टूडेंट्स आपको मिल गया। यानी अब आपसे मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक ये जो इसका डायमीटर है ये फिर कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, डायमीटर की कर रहा हूं। हमने क्या निकालना है, सर्कल का एरिया। एरिया के लिए जरूरी क्या होता है, रेडियस। तो फिर आप नोट कर लेंगे अब रेडियस के लिए क्या होगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ करेंगे स्टूडेंट्स तो फिर ये यहां से ये जो आपको लेंथ नजर आ रही बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या बनेगी, ये इसका बनेगा रेडियस जो कि डायमीटर का हाफ होगा। डायमीटर 1/2 इसका हाफ करेंगे तो ये फिर कितनी बनने जा रही स्टूडेंट्स 1/4। यानी ओवरऑल आपको समझ आती है कि 1/4 एक सर्कल का रेडियस है। और मैं बता रहा हूं कि सारे सर्कल क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अब मैं आपसे कहता हूं A2 लिखें। A2 आपको समझ आ जाए कि मैं सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूं जो कि बराबर किसको होता है, पाई आर स्क्वायर के। आर रेडियस मेरे पास कितना है 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा π/16। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो मैंने एरिया निकाला है ये एक सर्कल का निकाला है π/16। तो इन चारों का एरिया आप कैसे निकालेंगे, जब आप इसको क्या कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, चारों सर्कल का एरिया निकल आएगा। चारों सर्कल का एरिया व्हाइट एरिया है और आपने निकालना है शेडेड, जिसको हमने यहां पर येलो किया हुआ है। तो अब आपको समझ आ रही है कि जो आपका रिक्वायर्ड एरिया बेसिकली वो फाइनली क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया वो ये बन जाएगा कि आपने टोटल एरिया जो फाइंड आउट किया हुआ है वो है 1, उसमें से आप किसको माइनस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इन चारों सर्कल के एरिया को, जिसमें से एक सर्कल का एरिया क्या है π/16। और जब चारों का निकालेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनली जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 में से आप माइनस करें, इसे कैंसिल करें, π/4, दिस इज जो रिक्वायर्ड एरिया। अब आप देखेंगे ऑप्शन में चार्ली इसका आंसर बनेगा। सो ट्रिक आपको समझ आ गया कि सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालें, उसके बाद किसी एक सर्कल का एरिया निकालें, एक सर्कल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करें, चारों का एरिया आ जाएगा, उसको आपने स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देना, बाकी जो बच जाएगा वो शेडेड एरिया होगा येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम देखा करें कि जब इतना बड़ा मैट्रिक्स टेस्ट में आ जाता है और उसके डिटर्मिनेंट की बात करता है तो मेक श्योर क्या करें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो मैं आपको मेक श्योर करके दिखा रहा हूं कि इसमें अगर आप देखें रोज कितनी है 5 और कॉलम्स भी कितने 5, लिहाजा स्क्वायर मैट्रिक्स। अपने माइंड में कैलकुलेट करके देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगली बात यह कि जब इतने बड़े मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन टेस्ट में आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। याद रखें डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर से अगर बड़ा मैट्रिक्स आ जाए उसका डिटर्मिनेंट हो तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई शॉर्टकट अप्लाई होता है जो कि इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होने जा रहा है। तो ये फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लिहाजा इसको देख के टेस्ट में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे। अच्छा, आपने ये नोट करना है कि ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है जिसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, गौर से देखें तो इस मैट्रिक्स में ये वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको आप पढ़कर आए हुए हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सारे, राइट। अब आपने पढ़ा हुआ कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट आपको क्या नजर आ रहे हैं, 0, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट भी सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, 0। आप जानते हैं कि डायगोनल के ऊपर और नीचे अगर सारे एलिमेंट 0 हों तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं आपको यह रिकॉल करवा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट आप कर रहे हैं वो असल में ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के ऊपर नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं। अगली बात याद रखें कि जब आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, किसी भी मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसके डिटरमिनेंट की बात करें तो उसका एक ट्रिक है। उसका ट्रिक ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है डायगोनल के एलिमेंट्स का। यानी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें और कुछ भी ना करें, आपको डिटरमिनेंट निकल आता है।
तो इस क्वेश्चन में आपने डिटर्मिनेंट चूंकि फाइंड आउट करना है यहां पर, तो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। सो दैट इज, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। a रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 14 और फिर मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 6। ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने लिखना नहीं, इसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट करें, क्योंकि आपका आंसर आ गया। आंसर आपका ये आ गया कि अगर बेसिस सेम हो मैथमेटिक्स में, प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड करते, जब आप पावर्स को ऐड कर लेंगे तो 22, 30, 44 और क्या बनेगा 50। सो a रेज टू पावर 50 इसका आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन में जाएंगे तो डेल्टा इसका आंसर है। लिहाजा ऐसे क्वेश्चन को देख के आपने पैनिक नहीं होना, बल्कि इसको आपने गौर से देखना है। जो बातें मैंने बताई हैं, क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3। आप सब जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट होता है। अब इस क्वेश्चन में टेस्ट में उसे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बताया हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि 3 है। आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट बताएं, z माइनस z कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट बताएं। पहले तो आप सोचें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कहते होते हैं जनरली x प्लस आयोटा y। इस क्वेश्चन में उसने आपको क्या बता दिया, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यहां पर क्या होता है y। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं x प्लस वाई की जगह पर आप क्या लिखेंगे 3 आयोटा। तो बात आपको समझ आती है कि इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है असल में x प्लस 3 आयोटा। x के बारे में, रियल पार्ट के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट 3 था वो मैंने पुट कर दिया। अब आप आए इसकी तरफ, इसका आपने फाइंड आउट करना है इमेजिनरी पार्ट। इसमें z आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन में x प्लस 3 आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट। आप सब जानते हैं z कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें। जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो बनेगा x माइनस 3 आयोटा। कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाए हुए हैं। तो फाइनली ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x प्लस 3 आयोटा माइनस x प्लस 3 आयोटा। अब आप देखें x और x कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया 6 आयोटा। अब इस पूरे को सॉल्व करके 6 आयोटा आ रहा है। आपने क्वेश्चन में क्या बताना था, इसका इमेजिनरी पार्ट। और अभी मैंने आपको समझाया कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा का कोएफिशिएंट। लिहाजा इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर बनेगा, आयोटा का कोएफिशिएंट बनेगा 6 बनेगा। आप ऑप्शन में देखेंगे तो बीटा इसका आंसर बनेगा। सो जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में sin 2 sin इनवर्स 4/3। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन हर टेस्ट में आते हैं, नस्ट में भी आते हैं, फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और मैंने इसका ट्रिक आपको समझाया था और उस ट्रिक के मुताबिक आप इसको करके देखेंगे। ट्रिक था एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते होते हैं, ठीक है जी। पहले मैं जरा आपको करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। साइन जो इनर फंक्शन था, मैं कहता हूं कि इसकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करें। आप जब इसकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो रेशो लेंगे। साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4/3, ठीक है जी। और अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि थर्ड साइड निकालें, और थर्ड साइड निकालेंगे आप फिथागोरस थ्योरम से। तो आप क्या करेंगे, फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर आप इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ये फिथागोरस थ्योरम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो अब आप यहां फंस गए हैं, क्योंकि ये बन गया -7 का स्क्वायर रूट, जो कि बराबर होगा 7 स्क्वायर रूट आयोटा के। यस, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये सारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में किस तरफ को चली गई है, कहां चली गई है। आपके पास ट्राइंगल की जो थर्ड साइड आ रही है स्टूडेंट्स, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई है। जबकि आप जानते हैं कि ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो एक रियल नंबर के तौर पे आप इसको लेके चलेंगे। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। सो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। अब जब कुछ गलत हो गया, आप ऑप्शंस पे आते हैं, तो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको नजर आती है नॉट पॉसिबल। तो इंटेलिजेंटली जब बिहेव करना है तो फिर यही बनेगा कि आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाली फॉर्म बन गई है, एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल है, तो यही इसका आंसर बनेगा, डेल्टा इसका आंसर बनेगा। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात समझाने लगा हूं। अब जो बात समझा रहा हूं उसको गौर से समझें। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने ट्रिक अप्लाई किया, ट्रिक अप्लाई करके हमें हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक मिल गया। लेकिन अगर आप वापस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो एक चीज पे आपने गौर करना है। अगर आपको मेरी बात समझ आए, याद रखें क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि इसका आंसर नॉट पॉसिबल है। ये सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी चाहिए थी। रीजन बिहाइंड क्या है, आप लोग सोचेंगे साइन का जो फंक्शन है, क्या वो 1 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी एंगल के ऊपर? नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि साइन का जो मैक्सिमम आंसर है, जो उसकी रेंज है, वो 1 होती, 1 से बड़ी नहीं होती। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो साइन का जो फंक्शन है वो -1 से छोटी वैल्यू किसी भी एंगल पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लिहाजा आप सबको पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 होती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। ये मैं बात कर रहा हूं साइन की रेंज की।
लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि मेरे पास फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन में यहां पर जो लिखा होता है वो क्या होती है, डोमेन, यानी साइन इनवर्स यहां पर इसकी डोमेन है। अच्छा, जो साइन फंक्शन की रेंज है वो यहां पर इसकी क्या है, डोमेन है। यानी अगर मैं आसान करके आपको समझाऊं तो आपको बात समझ आएगी कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 4/3, अगर आप नोट करें तो 4/3 स्टूडेंट्स एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से बड़ी है। ये वो पॉइंट है जो आपने पिक करना है। 4/3 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से बड़ी है। और अभी मैं आपको समझा रहा था कि साइन जो है वो किसी भी एंगल पे 1 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। तो जब आप साइन इनवर्स 4/3 करना चाह रहे हैं तो करना क्या चाह रहे हैं, आप एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर साइन का फंक्शन जो है वो आपको एक ऐसी वैल्यू प्रोड्यूस करके दे जो कि 1 से बड़ी है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ना साइन ऐसा कर सकता है ना कॉज ऐसा कर सकता है। दोनों का बिहेवियर है मैथमेटिकली कि 1 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब अगर आपको ये बात समझ आती है तो फिर ये सारा काम आप नहीं भी करते और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आती है कि अच्छा 4/3 इज समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1, which is not possible in the domain of sine inverse function. Sine inverse cannot produce any angle which can give you the value 4/3, so this is not possible by definition. तो आपका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इतना कॉन्सेप्चुअली जाकर चीजों को नहीं देख रहा तो उसके पास ये तरीका मैंने बता दिया, ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल बनाकर ही समझ आ जाएगी कि भाई एक साइड तो उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, गड़बड़ होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो चाहिए नहीं है, लिहाजा वो फिर भी अपना आंसर निकालेंगे। मैंने दोनों बातें आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा जी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। तो मेरा हाल इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, और सिंपल इस सेंस में है कि यहां पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों फंक्शन y और sin y के और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस सिंबल को आप समझे सिंबल डेरिवेटिव का होता है, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन आपने करनी है और विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। लिहाजा जो स्टैंडर्ड तरीका है डेरिवेटिव का, जब आप y डैश लिखते हैं dy और dx, इसका मतलब होता है जब dy और dx निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस साइड पे इन दोनों का प्रोडक्ट टर्म लगाएं, y एज इट इज आ जाएगा, sin y की डिफरेंशिएशन cos y। मत भूलें एंगल को डिफरेंशिएट करना होता है, मत भूलें y का डेरिवेटिव dy और dx होता है। यही गलती है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। फिर आप देखते हैं कि सेकंड फंक्शन sin y एज इट इज आ जाएगा, और फिर फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव। मत भूलें कि y का डेरिवेटिव जो है वो असल में क्या बनेगा, dy और dx होगा। इसको जल्दी में आपने x 1 नहीं कर देना। अब आपको समझ आ गया, आपने dy और dx निकालना था, आप इसको कॉमन कर लेंगे। यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो dy ओवर dx यहां से कॉमन कर लें। ये बेसिकली क्या बनेगा, y cos y प्लस ये क्या बनेगा, sin y। अब आपको आपका आंसर मिल गया क्योंकि आपने dy ओवर dx निकालना था। इसको यहां लाकर डिवाइड कर लें। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 1 ओवर y cos y प्लस sin y अल्फा इसका आंसर बन रहा है। तो आपने डिफरेंशिएशन करनी है। जिस चीज का ख्याल रखना वो मैंने समझा दिया कि y के डेरिवेटिव को 1 नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy ओवर dx आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 12 बॉयज, राइट। ये डाटा आपको दिया हुआ है इन अ क्लास। हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ का मतलब गर्ल्स कितनी 10, तो फिर हाफ कितनी होंगे स्टूडेंट 5, और हाफ ऑफ द बॉयज, बॉयज कितने 12, तो हाफ कितने हो जाएंगे इसके अंदर, वो हो जाएंगे 6, ठीक है जी। हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द बॉय हैव ब्लू आईज। ये एक पैरामीटर आपको दिया हुआ है। अब वो कहता है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, एक स्टूडेंट की सिलेक्शन हो गई इस क्लास में से। कौन सी क्लास में से, जिस क्लास में 10 गर्ल्स हैं 12 बॉयज हैं। हाफ गर्ल्स हाफ बॉयज कितने इसमें से बन जाएंगे आपके पास 6, और हाफ गर्ल्स कितनी बन जाएंगी 5, और जो हाफ हैं उनकी ब्लू आईज हैं। ये क्लास है। उस क्लास में से एक स्टूडेंट की सिलेक्शन करनी है आपने। एक स्टूडेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब है क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल और हैज ब्लू आईज। ये और को आप जानते हैं ना, मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि जब इवेंट्स के दरमियान और आ जाए इसका मतलब होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट्स की उसकी एडिशन करनी है। एडिशन का रूल लगता है। तो मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये आप कब यूज करते हैं, जब इवेंट्स के दरमियान में फिर बता रहा हूं और का वर्ड आ जाए। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब बात यहां पर यह कि पहला इवेंट मेरे पास क्या, उसने कहा जी सिलेक्शन स्टूडेंट की करनी है, एक स्टूडेंट सिलेक्शन आपने करनी है। पहला इवेंट यह है कि वो स्टूडेंट क्या है, गर्ल। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 22, और गर्ल्स कितनी, यहां पर 10 आपको दी है। दूसरा इवेंट आपके पास क्या है, ब्लू आईज। हाँ जी, ब्लू आईज के बारे में क्वेश्चन उसने क्या बताया हुआ, हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि बॉयज का अगर आप हाफ करेंगे, हाफ बॉयज, तो वो स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, टोटल बॉय 10 है तो वो कितने बन गए 6,
और अगर आप हाफ गर्ल्स लिखते हैं तो टोटल गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी 10, हाफ कितना बनेगा 5। अच्छा जो हाफ हैं ये 6 और 5 ये सारे कौन से हैं स्टूडेंट्स, ब्लू आइज वाले, राइट। तो अगर आप टोटल कर लेंगे तो कितने बनेंगे 11। तो आपको समझ आनी चाहिए कि 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एक्चुअली ब्लू आई है। अच्छा ब्लू आई की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगी, फिर से टोटल स्टूडेंट 22 हैं और ये कितने बन गए 11 बन गए हैं। अब आप में से जितने लोग अभी तक इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और ये 21 इसका सम बन जाएगा, 21/22 बनेगा और अल्फा ऑप्शन उसका आंसर भी आपको यहां नजर आ रहा है, गलत, क्रॉस लगा दिया। हमेशा समझाता हूं कि ऐसे आई कैचर होते हैं और आप जब भी अपने आंसर में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करेंगे और उस पर जो आंसर प्रोड्यूस होता है यूजुअली वो आपको ऑप्शन में मिल जाता है। गलती कहां पर हुई, बस गलती को समझें। मैं हमेशा आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स कि जब ये और वाला केस आएगा आपने एडिशन करनी है। एडिशन में दो बातें आपने पढ़ी हुई हैं, याद करें, एक आपने पढ़ा डिसजॉइंट इवेंट्स, एक आपने पढ़ा ओवरलैपिंग इवेंट्स। याद आ रहा है? डिसजॉइंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जिन दो इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट होते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये डिसजॉइंट इवेंट्स का है। ओवरलैपिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, जब इवेंट्स में फ्यू एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं, कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाएं, वो ओवरलैपिंग होता है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के हमेशा आपने डिसाइड करना है कि डिसजॉइंट है कि ओवरलैपिंग है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब आप डिसाइड करें कि हमारे पास यहां पर दो इवेंट्स थे, गर्ल और ब्लू आई। अब आप डिसाइड करें डिसजॉइंट है कि ओवरलैपिंग है। आप सबको समझ आएंगी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गर्ल का इवेंट है, गर्ल्स कितनी टोटल 10 है, और ब्लू आई की जब बात करते हैं तो ब्लू आई में हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आई, यानी हाफ गर्ल्स जो मैंने यहां पर आपको बताई हैं, जो कि 5 बताई हैं, ये 5 वो हैं जो गर्ल भी हैं और ब्लू आई भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 गर्ल्स हैं ये इन दोनों इवेंट्स का कॉमन पोर्शन बन गई हैं, और कॉमन पोर्शन इसलिए बन गई गर्ल भी हैं और ब्लू आई भी हैं, लिहाजा ये ओवरलैपिंग केस बन गया। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि फिर आप फॉर्मूले माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, याद है ना आपको, फिर फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत, क्योंकि डिसजॉइंट ओवरलैपिंग का डिसीजन आपने करना है। तो अब आपको समझ आ गई कि जो 5 हाफ गर्ल्स हैं ये बेसिकली इसमें ओवरलैपिंग रीजन है। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे और प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 5 ओवर टोटल जो 22 है। अब आपका ठीक आंसर निकलने जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिकली 10 + 11 21, 21 में से 5 माइनस करेंगे स्टूडेंट 16 ओवर 22 बनेगा, जिसको आप कैंसिल करेंगे तो बनेगा 8 ओवर 11। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो डेल्टा इसका आंसर बन रही है। सो बात आपको समझ आ गई, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको हमेशा समझाता हूं कि यही वो ट्रिकी चीजें होती हैं जो अमूमन आपसे अगर गलत हो जाएं तो हमें लगता है कि हम क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली होता है कि जो आंसर हमने कैलकुलेट किया होता है गलत तरीके से अगर वो ऑप्शन में मौजूद होता है तो वहां से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स में आ जाता है कि जी हम ठीक करके आए हैं। लेकिन ये चीज़ें ट्रिकी होती हैं और इसी को मेंटी टेस्ट कहते हैं, और यही वो बातें मैं आपको ट्रेनिंग कर रहा होता हूं। और सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहा, बल्कि जब आप किप्स वर्चुअल के सेशन में पढ़ने के लिए आते हैं या किप्स इवनिंग कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं तो वहां पर भी पूरी ट्रेनिंग आपको की जाती है। यहाँ तो सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वहां पर हम पूरा कोर्स पढ़ रहे होते हैं, और जब पूरा कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो हर तरह की बात आपको ट्रेन की जाती है, बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पाकिस्तानी can be made when P is fixed at the first place and S at the last place। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। आपके पास वर्ड जो दिया हुआ है पाकिस्तानी दिया हुआ है, उसके आपने उसके लेटर्स को यूज करके कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। शर्त उसमें यह है कि फिक्सिंग करनी, P की फिक्सिंग करनी है आपने और X की फिक्सिंग करनी है। और करनी कैसे है कि P जो है उसको आपने स्टूडेंट फिक्स करना है फर्स्ट प्लेस पे, और S जो है उसको आपने फिक्स करना है लास्ट प्लेस पर। जब आप ये P और S को फिक्स करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, तो बाकी आपके पास जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पास प्लेसेस बच जाएंगे। इन 7 प्लेसेस को परमुटेट करने के लिए आपके पास जो अल्फाबेट बच गए वो कौन से हैं, A है, K है, I है, उसके बाद T है, A है, N है, और फिर आपके पास है I। इनको अब आपने परमुटेट करना है, क्योंकि P जो है वो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो चुका हुआ है, S जो है वो लास्ट प्लेस पे फिक्स हो चुका हुआ है। इनको परमुटेट करते वक्त आप देखेंगे कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाले हैं, लिहाजा इनको परमुटेट करने का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल अप टू सॉन, ठीक है जी। एन इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? टोटल को। यहां पर अगर आप काउंट करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 2 3 4 5 6 7 पहले बता चुका हूं कि 7 का फैक्टोरियल, और ये पी क्यू आर क्या होते हैं? टाइम्स ऑफ रेपिटेशन, नंबर ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे यहां पर ए अलाइक ऑब्जेक्ट है, कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो फिर आप यहां पर क्या लेंगे? 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखें क्या रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो फिर आप क्या लेने स्टूडेंट्स? 2 का फैक्टोरियल एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा, लिहाजा उसको इग्नोर कर दें। यही आपके पास आंसर बन गया। आपको याद है कि 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5040। 2 फैक्टोरियल 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 12 समथिंग। ऑप्शंस में जज कर लेते हैं, 1260 आपके पास एक ऑप्शन दी हुई जो कि डेल्टा है, लिहाजा यही आपके पास इसका आंसर बनेगा। सो इस क्वेश्चन में जो मेजर बात थी वो ये थी कि आपने पी और एस को फर्स्ट और लास्ट प्लेस के ऊपर क्या करना था? फिक्स करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसने कहा जी 3a9 इज इक्वल टू 4a5। आप सब जानते हैं कि a9 नाइन्थ टर्म, a5 फिफ्थ टर्म है, और s5 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 25 आपको दिया हुआ है, और आपने फर्स्ट टर्म बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं एपी की, तो एपी में नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होता है? a1 प्लस 8d, एंड सेम गोज ओवर हेयर। a5 का मतलब क्या होता है? a1 प्लस 4d। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से 3a1 प्लस 24d बनेगा, और ये 4a1 और फिर ये क्या बनेगा? 16d। सम टाइम यू हैव टू डू कैलकुलेशंस। यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 16d को 24d में से माइनस करेंगे तो ad, और 3a1 को यहां लाके माइनस करेंगे तो a1। हमें a1 की न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, अभी a1 तो ad के बराबर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं। दूसरी बात मुझे क्या दी हुई क्वेश्चन में? S5 क्या होता है? सम ऑफ 5 टर्म्स। अरिथमेटिक में आपको फॉर्मूला याद है, n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले को यूज कर लें तो क्या बनेगा? n/2, n5 है, 2a1 प्लस n-1। n यहां पर क्या है? 5, तो n-1 करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको 4d और इज इक्वल टू 25। इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, आप 2 यहां से कॉमन करेंगे तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 यहां जाके इसको कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल आप देखें क्या बनेगा? a1 प्लस 2d, जो 2 कॉमन किया उस 2 से कैंसिल हो गया। ये 5 आके इसको यहां डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? 5। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। आपको याद है ना, हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको d यहां से क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक काम कर लें, आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। अब सॉल्व करना आपकी अपनी चॉइस है, मर्जी जैसे मर्जी कर लें। मैं इसे कैसे कर रहा हूं कि a1 प्लस 2, यहां d की जगह वैल्यू यहां से निकालें तो क्या बनेगी? a1 ओवर 8 इज इक्वल टू 5। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा 8a1 प्लस 2a1, 10a1 इज इक्वल टू 40। तो a1 बराबर किसके आ जाएगा? 4 के। आपने a1 फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। सो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन पे आप जाके देखें तो चार्लीस का आंसर बनेगा। तो सम टाइम यू हैव टू डू लिटिल कैलकुलेशन, जो कि बड़ी सिंपल सी होती है, और फिर आपको आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कॉनिक सेक्शन में शायद मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये मोस्ट जनरल इक्वेशन इसको कहते हैं। दिस इज मोस्ट जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री, आपको रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। अब ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला को कभी रिप्रेजेंट करती है, कभी हाइपरबोला को, कभी एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। सो इसकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं जो आपको देखनी होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कोई भी नहीं करनी। आप इसमें हमेशा देखते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट को जो कि h² माइनस ab है। जब उसने पूछ लिया आपसे टेस्ट में कि बताएं हाइपरबोला कब बनेगा, तो याद रखें h² माइनस ab जब ग्रेटर देन 0 होगा, इन ऑप्शन में से इसका आंसर बनेगा। अगर ये लेस देन 0 हो तो याद रखें फिर ये क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोला बनेगा, और अगर 0 के इक्वल आ जाए तो याद रखें फिर ये क्या बनेगा? कॉनिक्स पे पैराबोला बनेगा। अब आप इन ऑप्शंस में देखेंगे तो अल्टीमेटली चार्लीस का आंसर बनेगा ना ग्रेटर देन 0, बिकॉज बात किसकी हो रही थी? हाइपरबोला की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में an-2 इज इक्वल टू 3n-11, आपने 100 टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने इसमें nth टर्म बनानी है। आपने ये सोचना है कि यहां पर क्या दिया हुआ है? n-2। तो इस n-2 को आपने किस में कन्वर्ट करना है? an में कन्वर्ट करना है, nth टर्म में। उसका तरीका आपने खुद सोचना है कि हम एक काम करते हैं, हम इस n को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? n+2 के साथ। स्टूडेंट ये डिसीजन आपने खुद करना है। अगर यहां पर 3 लिखा होता तो फिर मैं n+3 से इसको रिप्लेस करता। अगर यहां n+2 होता तो फिर मैं n-2 के साथ इसको रिप्लेस करता, क्योंकि आपने क्या बनाना है? आपने an एक्चुअली बनाना है।
अगर ये रिप्लेसमेंट आप इस साइड पे करें तो मत भूलें कि रिप्लेसमेंट यहां पर भी करेंगे, इस n की जगह पे भी आप क्या लिखेंगे, n+2 लिखेंगे, दोनों साइड पे चेंज आएगा। एडवांटेज आपको क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि ये कैंसिल हो गई, क्या बनेगा an, ये बन जाएगा 3n+6 -11, अल्टीमेटली 3n और उसके बाद -5, ये an बन गया। भाई an की हमें जरूरत क्यों थी, क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करना है, a100 मतलब 100 टर्म। तो अब आप n की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, 100। जब यहां 100 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 300 -5, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बनेगा, 295, जो कि ऑप्शन में बनेगा बीटा। तो ट्रिक क्या था इस क्वेश्चन में, ट्रिक ये था कि आपको ये देखना है कि यहां पर अगर n-2th टर्म दी हुई है या n-3th टर्म दी हुई है तो आपने उसको nth टर्म में कन्वर्ट करना है n की रिप्लेसमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसमें सेंट्रिसिटी आपको दी हुई है 2/3, फोकस है 4 और 0 मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, मुझे एसेंट्रिसिटी और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को यूज करके तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करनी है। अब जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक हमें डिसाइड करना होता है। अब जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास यहां पर एसेंट्रिसिटी अगर है, इसका फॉर्मूला होता है C/A, आप सब जानते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन में सेंट्रिसिटी जो है दैट इज गिवन 2/3, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि मेरे पास क्वेश्चन फोकस दिया हुआ है, तो फोकस आप सब जानते हैं कि फोकस को हम लिखते हैं C और 0 इन द केस ऑफ इलिप्स। सो दिस इज एक्चुअली 4 and 0, विच मीन्स कि मेरे पास C की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगी। अब जो इंफॉर्मेशन दी है वहीं से मैं कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को। अगली बात कि C की वैल्यू अगर आप यहां यूज कर लें तो ये बन जाएगा 4/A इज इक्वल टू 2/3, जिसका मतलब ये हुआ कि A यहां से स्टूडेंट्स क्या निकल आएगा, 6 निकल आएगा। अब ये A और 6 से हमें क्या एडवांटेज होगा, याद रखें इलिप्स के अंदर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो क्या होता है कि C² इज इक्वल टू A² माइनस B²। C आपके पास 4 है, C² 16 बनेगा, A 6 है तो A² 36 बनेगा और ये आ जाएगा B²। यहां से आप नोट करेंगे तो एक्चुअली B² की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब आप नोट करें कि इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं वो क्या है, x² ओवर A² प्लस y² ओवर B² इज इक्वल टू 1। दैट गोज, मेरे पास इस क्वेश्चन में A² की वैल्यू यहां से निकलेगी, ये A6 है तो A² क्या बनेगा, 36 प्लस y² ओवर B² ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, 20 इज इक्वल टू 1। तो यहां से गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे पास ये सिचुएशन बनती है। अब आपको समझ आती है कि इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक हमें A की वैल्यू पता हो और एक हमें B की वैल्यू पता हो। A से आप A² बनाते हैं, B से B² बनाते हैं। अगर आप एनालिसिस करें क्वेश्चन का, C ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, A आपने कंपैरिजन से बनाया तो A और C निकल आए, तो B भी आपने फाइंड आउट कर ली, उससे B² बन गया, राइट। ऑप्शंस पर आते हैं जी, ऑप्शंस में डेल्टा इसका आंसर आपके पास बन रहा है जो कि इस गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर टेस्ट में क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ सर्कल के लिए। अब आपने ये देखना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर है उसका जो ट्रिक आप पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं कि x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, जो उसका कोफिशिएंट है, उसका साइन चेंज करें उसको हाफ करने के बाद। लेकिन आप इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि x का यहां पर कोई टर्म लिखी नहीं हुई, दैट मींस कि x के कोफिशिएंट को फिर आप क्या लेंगे, 0। अब कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करें, 0 को हाफ करें साइन चेंज करें, वो 0 रहेगा। दूसरी बात आपने क्या करनी होती है, y के कोफिशिएंट को पकड़ें, y के कोफिशिएंट का आपने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हाफ। ये मैंने हाफ कर दिया और हाफ करने के बाद आपने क्या करना है, साइन चेंज। तो साइन में यहीं पर चेंज कर रहा हूं, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, 0 और 1। अब आप ऑप्शंस में जाकर देखते हैं तो अल्फा इसका आंसर बनता है। तो व्हेनेवर यू हैव जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, आपने x और y के कोफिशिएंट्स का हाफ करके साइन चेंज करना है सर्कल के केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जी, ये क्वेश्चन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में बार बार आ रहा होता है। आप इसको स्टार्ट ऐसे करें कि यहां पर देखें स्क्वायर है, सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप इसको लिख लें क्वेश्चन को साइन कॉज इनवर्स y, और आप जानते हैं मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं। उसके बाद मैं आपको हमेशा एक ट्रिक सिखाता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। जब आप इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इनर फंक्शन के ऊपर आपने बनानी होती है, और यहां इनर फंक्शन क्या है, कॉस। तो कॉस की रेशियो क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो फिर आपने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पिथागोरस थ्योरम से। वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 1 - y² और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट।
अब जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि जो आउटर फंक्शन है उसकी रेशियो फाइंड आउट कर लें। अब यहां पर आउटर फंक्शन क्या दिया है? साइन। साइन किसके ऊपर रेशियो निकालें? जब आप साइन रेशियो निकालेंगे बनेगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मत भूलें इसके ऊपर यहां पर एक स्क्वायर भी है। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो फिर जाहिर है यहां पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन में देखें तो डेल्टा इसका आंसर है। अगर आपने स्क्वायर लेना भूल गए तो फिर आप अल्फा आंसर कर देंगे, जो कि गलत है, मैंने क्रॉस कर दिया, लिहाजा इस स्क्वायर को आपने नहीं मिस करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होना जरूरी है। ये ट्रिक इसका ये मैं आपको समझाता हूं कि जब आप इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसको देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल रेज टू पावर स्टूडेंट से क्या बनेगा? -1। इसको ऊपर शिफ्ट करें। ये फॉर्म क्या बन गई? असल में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको हमेशा एक बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट बताता हूं, तो फिर बता रहा हूं कि याद रखें जब आपने z इनवर्स निकालना है तो आपने काम करना है z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z मॉड स्क्वायर करना है एंड z इज नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड दैट। इसको यूज करें, एक स्टेप में आपका आंसर कैसे आएगा? z कॉन्जुगेट। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आपने इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। मॉड कैलकुलेट करें। मॉड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें 3 बनेगा, 3 प्लस 1 क्या बनेगा? 4। तो यहां पर आ जाएगा 4। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं ले रहा क्योंकि मैंने यहां पर क्या लगाया हुआ? स्क्वायर लगाया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए। बस आपका आंसर आ गया। आपने यहां पर क्या बताना था इस क्वेश्चन में? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां पर कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं बेसिकली ये इसका रियल पार्ट है 1/4। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो -3 स्क्वायर रूट बाय 4 बनता, लेकिन इस वक्त रियल पार्ट आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको ये दी हुई है और कंडीशन ये है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो सुनो आपने करना क्या है? ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन में असल में आपने ए की वैल्यू बतानी है और ए वो है जो यहां पर कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है। हमें काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व आप इस तरीके से करें कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो जब आप सम ऑफ रूट्स करेंगे स्टूडेंट, वो क्या बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू -b/a। जब आप -b/a करेंगे तो b 1 और a भी 1, तो क्या बनेगा? -1। आप जानते हैं b क्या होता है? x का कॉफिशिएंट, a क्या होता है? x स्क्वायर कॉफिशिएंट। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। दूसरी बात आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो क्या करेंगे आप? अल्फा बीटा और वो क्या होता है? c/a। c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहां पर a दी हुई है और दिस इज एक्चुअली a। अब आप देखें आपने स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्मॉल a की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आप देखें क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। अब आप नोट करेंगे इस इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर आप बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज गिवन 2 अल्फा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा आपके पास 3 अल्फा इज इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1/3। अच्छा, अल्फा की वैल्यू को अब आप वापस यहां पुट करें इस इक्वेशन में तो बीटा निकल आएगा। सो लेट्स डू इट -1/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 विच मींस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 1/3। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा -2/3। स्टूडेंट्स आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए की वैल्यू के लिए मैंने अल्फा भी निकाला और बीटा भी निकाला। अब आप अल्फा की वैल्यू जो है यहां पुट कर दें, इसके अंदर प्लग इन कर दें -1/3 और बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की -2/3, उसको यहां प्लग इन कर दें। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए विच टर्न्स आउट टू बी 2/9। ऑप्शंस में जाएं तो अल्फा इसका आंसर है। तो यस देयर आर फ्यू क्वेश्चन यहां पर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो लिटिल बिट कैलकुलेशन करके अपने आंसर्स निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर हैविंग इफ a is greater than b, this is the information, and a and b both are positive, this is another important information, right? आपने बताना है वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी, क्या मतलब? ऑप्शन देखेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से बनेगा a और b, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, दिस इज द न्यूमरेटर, तो ये बेसिकली बन रहा होगा b माइनस a, राइट। डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, दिस इज द डिनोमिनेटर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा b प्लस a। आप जानते हैं कि a और b कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, बाकी बचेगा b माइनस a ओवर b प्लस a। हाँ जी, यहां से क्या डिसीजन होने जा रहा है? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, या कोई भी नतीजा नहीं निकाल पा रहे। अब आपके काम आएंगे ये वाली इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी। दीज आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। की पहली बात तो है कि a ग्रेटर है b से।
तो आपके माइंड में आएगा कि एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है बेसिकली बी से, बड़ी वैल्यू है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने बताई भी कि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप यहां से देखेंगे कि ए ग्रेटर है बी से। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आता है कि ए को आप रख लें 3 और बी को रख लें 2। तो बात समझ आती है कि जब आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो न्यूमरेटर में आंसर नेगेटिव आएगा और डिनोमिनेटर में चूंकि दोनों ऐड हो रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, एडिशन ही रहेगी। सो ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो डिसाइड हो गया कि ओवरऑल इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। यानी हमने इंश्योर कर लिया, मेक श्योर कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन थी। हाँ अलबत्ता अगर ये कंडीशन हमारे पास ना गिवन होती तो शायद हम ये फैसला ना कर पा रहे होते। जब आप फैसला नहीं कर पाते तो फिर बनता है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कि आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। इस वक्त उन कंडीशन की वजह से हमने डिसीजन कर लिया, तो लिहाजा ऑप्शन में आपका आंसर क्या बनेगा, बीटा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमें रिपोर्ट हुए, मुझे रिपोर्ट हुए स्टूडेंट्स की तरफ से, मैंने आपको बता दी। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट सेशन के अंदर या नेक्स्ट जो मेरी डिस्कशन लेक्चर आएगा उसके अंदर मजीद जो क्वेश्चन अगर हमें इकट्ठे होते हैं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है चैनल की। और अभी नस्ट के करवा रहा हूँ, इससे पहले हम ई-कैट के आपको करवा चुके हैं। आगे जितने भी टेस्ट आएंगे, हर टेस्ट के जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास होंगे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, आपको टेक्निक बताऊँगा। सो विश यू वेरी गुड लक।